नमस्कार दोस्तों, मैं भरत साहब बसमरा द्वीप के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से हमने बताया था, आज हमारे साथ मौजूद हैं रुद्रपुर के क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठुकराल। जैसे नाम से ही पता है आप लोगों को, जब भी कहीं बात आती है तो सबसे पहले कहा जाता है दबंग, चर्चित और हिंदू हृदय सम्राट राजकुमार ठुकराल जी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। विधायक जी, सबसे बड़ी बात है कोरोना से कहीं ना कहीं पूरा शहर प्रभावित हुआ, कई लोग मौत के मुँह पे चले गए। कोरोना में जिस तरह से आपने भी घर घर जाकर सैनिटाइजर किया, कई चीज़ें करी, क्या आप कहेंगे किस तरह का वाक़या रहा जिस तरह से पूरा कोरोना काल में, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना एक वैश्विक महामारी है। आज से 1 साल पहले भी आया था और 1 साल बाद बिना दस्तक दिए फिर से आ गया। ये कोरोना कभी भी आ सकता है, इसलिए सबसे पहले तो हमें कोविड की गाइडलाइनों का पालन करना चाहिए। जितने भी हम सावधानी बरत सकते हैं वो बरतनी चाहिए, और मुंह पर हमेशा ये मास्क होने चाहिए, और किसी को टच मत करें। आने वाले समय में भी अलर्ट रहें, और जो अलर्ट रहेगा वो कामयाब रहेगा, बचा रहेगा। कोरोना में सब लोगों ने इस महान यज्ञ में अपनी आहुति दी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। कुछ लोग सीन में आ गए, कुछ लोग पर्दे के पीछे से मदद करते रहे। मैं सारे समाज का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। किसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। सब ने अच्छा काम किया, सब बधाई के पात्र हैं, और मैं निश्चित रूप से सबके साथ खड़ा हूँ। हाँ विधायक जी, जिस तरह से आपने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, पीपीई किट पहन के आप गए थे, इसके अलावा आपने देखा कि शहर में कहीं आपने राशन भी बांटा। अगर उस समय के हालातों की बात की जाए तो किस तरह के हालात थे और आपने किस तरह से मदद की थी? देखिए, पिछली बार तो मैंने 22,000 राशन की किटें बांटी थी। पिछली बार मृत्यु दर बहुत कम थी, इस बार मौत ज़्यादा हुई है, लोगों की डेथ हुई। जिसके परिवार का जाता है उसको वास्तव में बहुत दुख होता है। तो ऐसे दुख की घड़ी में हम सबको उसके दुख को कम करना चाहिए। कोरोना के टाइम में मैं किट पहनकर हॉस्पिटल भी गया, और जितना मुझसे बन पड़ा मैंने किया। ईएसआई हॉस्पिटल वालों ने कहा भी ये सामान चाहिए, मैं अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर वो सामान दे के आया था। ईएसआई हॉस्पिटल में जो इस शहर के समाज सेवियों की धनाढ्य वर्ग की टीम बनी है, उसने अपने आप को वो भूल गया, अपना अस्तित्व मिटा दिया मरीजों की सेवा करने में। ऐसे लोगों को मैं एमएलए फंड से 10 लाख रुपए दे रहा हूँ। बहुत जल्दी ये धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित होगी, और ऐसे लोगों को तो आगे बढ़ाना चाहिए। और जितने लोगों ने भी सेवा की, सब धन्यवाद। किसी ने शमशान घाट में सेवा की, किसी ने एम्बुलेंस की सेवा की, कोई मरीजों को अपने हाथ से उठा के ले गया। परिवार के सगे रिश्तेदार नहीं उठा रहे, लेकिन कुछ समाज सेवियों ने ये काम किया। वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। जो दूसरों के लिए परोपकार करता है, परमात्मा हमेशा उनके साथ खड़ा होता है। विधायक जी हमारे साथ हैं, और राजनीतिक बात ना हो ये भी संभव है नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक जी, आपने व्यापारी लगातार आपके यहाँ घेराव भी किया, आपने मुख्यमंत्री तक उनकी बात भी पहुंचाई, उसके बावजूद भी अभी तक बाजार खुलने के मामले में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। ऑड इवन होगा या क्या होगा, इस चीज़ को लेकर व्यापारी असमंजस में, और उनका आंदोलन लगातार चल रहा है। क्या मानते हैं कि व्यापारियों को राहत मिलेगी, आपकी सरकार द्वारा राहत मिलेगी? मैंने 26 मई को मुझे ज्ञापन दिया गया। 27 तारीख की सुबह सुबह मैंने ज्ञापन इन व्यापारी भाइयों का माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी, उनके पास तमाम प्रकार के पक्ष आते हैं, तमाम प्रकार का फीडबैक आता है। पूरे उत्तराखंड राज्य को देखना है। अब हमने फिर पुनः कल निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि भाई जहां पर कोरोना समाप्त हो गया है, अब पहले 40 से 50 फोन हमारे पास आते थे, अब कोई फोन नहीं आता। कोरोना का ह्रास हो रहा है, मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है। कल गए ना हम ईएसआई हॉस्पिटल में, मात्र 11 पेशेंट रह गए। आप देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में 35 के आसपास पेशेंट रह गए, कहाँ 235 होते थे। ये सब उसका ह्रास हो रहा है। और ऐसे पीरियड में अगर दुकानदारों को रियायत ना मिले, कुछ थोड़ी देर के लिए दुकानें खोलने का मौका मिल जाए, एक्सपेरिमेंट के तौर पे कम से कम स्टार्टिंग में 3-3 घंटे दुकानें खुल जाएं। कितने दिनों से रोजगार बंद पड़ा है, जाके पैरना पड़े विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। इन गरीबों का, दुकानदारों का, असहाय लोगों का दुख दर्द समझते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का की विनती मैंने कल भी की है और आगे भी करूंगा। चलो 8 तक तो आपका लॉकडाउन है, आपकी नियमावली का सब लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन 9 तारीख से दुकानदारों को विशेष रियायत दी जाए। जनता को भी देखना है, व्यवसायियों को भी देखना है, दुकानें भी खोलें, सबका कारोबार चले, सबकी रोजी रोटी चले। जिसकी रोजी रोटी टूटती है, रोजी रोटी का संकट आता है, वो वास्तव में बड़ी असहनीय पीड़ा होती है उसे। विधायक जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो विपक्षियों का आरोप भी है कि कहीं कोरोना काल में जिस तरह से विधायक निधि में पैसा आया कोरोना से निपटने, कहीं ना कहीं आप उसमें पीछे रहे, क्या कहना चाहेंगे, इसके लिए कौन जिम्मेदार? मैं तो, हमारे सीएमओ साहब हैं, सज्जन आदमी हैं, काम करते करते दिमाग पजल हो गया। मैंने उनसे कहा मुझे प्रस्ताव दीजिए, और प्रस्ताव आएंगे तो मैं पैसा जारी करूंगा।
अब वो जो प्रस्ताव आया उससे ज़्यादा सामान स्वयंसेवी संस्थाओं ने बाहर से भिजवा दिया, विदेशों से सामान भी आ गया। तो मैं उनको पुनः कह रहा हूँ, भाई जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो। जैसे मैं ESI में 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, ये जोड़ पिछली बार भी मैंने 15 लाख रुपया CMO साहब को दिया था, जिसमें एम्बुलेंस आई। और इस बार भी कह रहा हूँ भाई जितना मर्जी लो पैसा ना, कोई मेरा अपना पैसा थोड़ी ना है, जनता का पैसा है, सरकार के निर्देश हैं, उसका अनुपालन करना है। वो पैसे से कुछ सामग्रियाँ हैं जो जिससे हमारे भविष्य में भगवान न करे कोरोना बढ़ता है, कोई ऐसी तीसरी लहर आती है, या और उपकरण चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या ESI हॉस्पिटल में, तो मेरे MLA फंड से लो ना। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, CMO साहब हैं या प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सामंत हैं, वो अपनी सूची बना कर दें, मुझसे पैसा लें, मैं देने को तैयार बैठा हूँ। दुर्भाग्य ये है कि MLA फंड मैं स्वयं खर्च नहीं कर सकता, उसके लिए प्रस्ताव आएगा, मैं सहमति पत्र दूंगा, पैसा उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा CDO साहब से। मैं तैयार हूँ हमेशा। आप पूरे तरीके से कहीं ना कहीं विधायक निधि से हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। विधायक जी, आजकल बड़ी चर्चा एक चल रही है, वैक्सीनेशन का भाजपाईकरण हो गया, इस तरह का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। खासकर जो एक ANM भी हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया। कल कांग्रेसियों का प्रदर्शन भी था। किस रूप में लेते हैं इस आरोप के बारे में, आपका क्या कहना है? दुर्भाग्य है, इस शहर का दुर्भाग्य है। जो व्यक्ति काम करता है आप उसको क्यों दुत्कारते हो? एक महिला सुबह से लेकर रात तक सेवा का कार्य कर रही है, उसका नाम है दीपा जोशी। वो सामिया में सारे वैक्सीनेशन के काम निपटाकर वापस लौट रही थी। उनके मुंह बोले भाई, यहाँ के ACMO के रिश्तेदार राजीव चौधरी ने उनसे कहा एक कप दीदी चाय पी लो। वो उनको दीदी बोलते हैं और उनको भी फ्रेश होना था। उन्होंने कहा एक पंथ दो काज चाय भी पी लूंगी, सुबह से चाय नहीं मिली है। उस महिला को देखो जो अलग कोठरी में सोती है, उसके पति पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, 2 उनके बेटे हैं, अपने बेटों से और अपने पति सब इंस्पेक्टर से वो अलग एक कोठरी में, सेपरेट कोठरी में बेचारी सोती है। किस प्रकार का जीवन यापन कर रही है वो? कभी 24 घंटे 12 घंटे उस बहन के साथ, कभी आप घूम के देखिए दीपा जोशी जी के साथ, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मानवता क्या होती है। सारा दिन काम करना। एलिगेशन लगाना तो बहुत आसान है, आरोप मत लगाओ, आरोप नहीं लगाने चाहिए। वो महिला निश्चित रूप से काम करती है, उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है, उसके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति है, उसको एलिगेट करके क्यों कंट्रोवर्सी में ला रहे हो? वो महिला बेचारी बहुत अच्छी है, दीपा जोशी, जो सेवा का कार्य कर रही है, उसकी सेवा की सराहना करो। आप सबको भी मानसिक रूप से संतुष्टि मिलेगी, आत्मिक बल आपका भी बढ़ेगा। ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या कटुता वैमनस्य से दूरियां पैदा करते हैं। उसकी जगह अपने आप को देखो, जो बेचारी सुबह दीपा जोशी निकलती है और रात को अपने घर पहुंचती है, कम से कम उसकी जगह अपने आप को खड़ा करके देखो। वो तो हर किसी के परिवार में दुख सुख में पार्टिसिपेट करती है। जितने वैक्सीनेशन के काम चल रहे हैं, इस महान यज्ञ में सबसे बड़ी कोई आहुति है, पूर्ण आहुति, तो वो दीपा जोशी की है। मेरा ये करबद्ध निवेदन है उन लोगों से जो उस बेचारी भली महिला का विरोध कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया उसको किसी कंट्रोवर्सी में मत लाइए। विधायक जी, कहीं ना कहीं आपकी छवि दबंग, चर्चित हिंदू हृदय सम्राट की होती जाती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई मुझे दबंग कहे, 2 अक्टूबर 2011 को दंगा हुआ था मेरे शहर में, मंदिर में और मेरे गुरुद्वारा साहब गोल मार्केट में गोलियां चल रही थी। और मेरे शहर में मेरे मंदिरों को तोड़ा जाए, मेरे समाज को आग लगाई जाए, तो मैं चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हूँ। आज मैं देखो विधायक हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन जहाँ अन्याय होगा मैं खड़ा होऊंगा। अब मुझे आप दबंग कहें, किसी भी प्रकार की छवि का कहें, मैं बुरा मानने वाला नहीं हूं, लेकिन अन्याय के खिलाफ मैं संघर्ष करूंगा। एक व्यक्ति समाज में निकल के आ जाए जिसको मैंने मानसिक रूप से प्रताड़ना देकर उससे कुछ वसूली की हो, कहीं कोई कमीशन खाई हो, किसी उद्योगपति से पैसा लिया हो, अपने माथे पे कलंक का टीका नहीं लगाया। जब 2 अक्टूबर 2011 के दंगे में 6.25 महीना फरार रहा, तो मंदिरों में रोता रहा, गुरुद्वारों में रोता रहा, मालिक से भीख मांगता रहा, हे भगवान मुझे माफ कर दे, मैं कोई पाप व्यभिचार अधर्म नहीं करूंगा। आज मैं भगवान से भिक्षा मांग के, अपने प्राणों की भिक्षा मांग के लाया हूं, और उसके बाद भी मैं अधर्म पाप करूं तो ईश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी छवि को खराब करने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं करें, कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग ईर्ष्या करते हैं, कितने लोग बाहुबली थे जो मुझे बर्बाद करना चाहते थे, मुझे मारना चाहते थे। अरे जब तक ईश्वर ने मेरे प्राण दिए हैं, उस भगवान ने मेरा भी निर्माण किया है, तब तक मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मेरा निवेदन है, हमें ईर्ष्या वैमनस्य को त्याग कर इस रुद्रपुर के समाज को मजबूत करना है। मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, ईर्ष्या को त्यागो, अच्छे काम की सराहना करो। जितने लोगों ने अच्छे काम किए कोरोना पीरियड में, मैं सबकी प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं व्यापार मंडल का ज्ञापन लेके गया मुख्यमंत्री जी के यहाँ,
उसमें कुछ व्यापारी मुझसे बहुत नफरत करते थे, मैंने सम्मान दिया। आज कम से कम उनके दिल में मेरे लिए जगह बनी है। मैं हर व्यक्ति के आगे जो मुझसे ईर्ष्या करता है, मैं उसके आगे झुकने को तैयार हूं, लेकिन ईर्ष्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट से मुस्लिम समुदाय के लोग डर के रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्यों डर के रहे भाई? मेरे विधायक बनने के बाद एक भी मुसलमान का उत्पीड़न नहीं हुआ। मैं तो अन्याय के खिलाफ हूं। मैं उनके खिलाफ बोलूंगा जो मेरी भारत माता को डायन कहेंगे, जो मेरे मंदिरों में देवी देवताओं का उपहास करेंगे। अरे हमें कोई वो नहीं है, पावर नहीं है कि हम किसी के इस्लाम में या कुरान में कोई इंटरफेयर करें। किसी को भी किसी के धर्म में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। सबकी पूजा पद्धति अपनी अलग अलग है। तो मैं तो तब जागता हूं जब मेरे धर्म पर कोई कुठाराघात करता है, और धर्म पर देवी देवताओं का उपहास कभी नहीं करना चाहिए। किसी के भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अपितु सम्मान करना चाहिए। मेरे विधायक बनने के बाद किसी मुसलमान का मैंने कोई उत्पीड़न नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं सब लोग समान रूप से प्यार मोहब्बत से जिएं, कोई किसी का बुरा ना करे। ऐसा जीवन हमको जीना चाहिए। विधायक जी, लोग कहते हैं कि आप एकला चलो की नीति में चलते हैं, संगठन की परवाह नहीं करते। कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष के साथ आपके साथ शीत युद्ध की चर्चा बड़ी तेजी के साथ है। कोई कुछ भी कहे, मैं तो नहीं बोल रहा जिलाध्यक्ष के खिलाफ। जिलाध्यक्ष हमारे अच्छे हैं, क्या दिक्कत है? मैंने कब बुराई की? मैं सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, कोई कटुता नहीं है। पार्टी एक है, पार्टी के बिना कोई आदमी का अस्तित्व। मैं आज MLA हूँ। मेरी पार्टी, जो मेरी राजनीतिक माता है भारतीय जनता पार्टी, उसने मुझे कमल का फूल निशान देकर आज पहले पार्षद बनाया, फिर मेयर बनाया, फिर इसके बाद 2 बार मुझे विधायक के रूप में, और इतना वोट पड़ गया मुझे मेरे कमल के फूल पे। उत्तराखंड की धरती पर आज तक किसी विधायक को इतना वोट नहीं मिला। ये चमत्कार किसी का है तो मेरे संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, आदरणीय मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। तो मैं तो पार्टी से हमेशा नीचे हूँ। पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी मेरे लिए सम्मानित है। हमें सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, अपने स्वयं को, अपने अहम को मारो। जो आपके मन में वही बाहर होना चाहिए। छल कपट नहीं होना चाहिए। मुंह में राम बगल में छुरी नहीं होना चाहिए। प्यार बांटना चाहिए। मीठा बोलो, मीठा प्रदर्शन में भी आना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। हम सब लोग प्यार मोहब्बत से अच्छा जीवन जिए। संगठन से बढ़ के राजकुमार ठुकराल कभी नहीं हो सकता, ये मेरे मन की भावना है। विधायक जी, 10 साल होने जा रहे हैं, तीसरा चुनाव फिर आने वाला है। क्या उपलब्धि रुद्रपुर वालों के लिए आपने 10 सालों में दी है? रुद्रपुर वाले देखे ना, जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी से लेकर अब तक हमारी तहसील, हमारा रजिस्ट्रार कार्यालय दोनों किच्छा में थे। आज़ादी के बाद मैं उनको यहाँ पर लेके आया। मेडिकल कॉलेज, ट्रांसपोर्ट नगर, अनाज मंडी, ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो आज तक कोई विधायक नहीं कर पाया, जिसको हमने आपके बीच में करके दिखाया जनता के सहयोग से। मैं किसी भी नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैंने अपने माथे पर कोई कलंक का टीका नहीं लगाया। एक व्यक्ति नहीं मिल सकता आपको कि उसने राजकुमार ठुकराल को पैसा दिया हो और राजकुमार ठुकराल ने भ्रष्टाचार करके उसका काम कराया हो। कोई रंगदारी मेरे शहर में नहीं है। 1000 से अधिक कारखाने मेरी विधानसभा में, जिला मुख्यालय में कार्य कर रहे हैं। किसी उद्योगपति को, किसी पूंजीपति को कोई रंगदारी दी हो किसी ने तो मुझे बताए। किसी व्यक्ति की प्रताड़ना हुई हो तो मुझे बताए। मैं किसी फैक्ट्री में नहीं जाता। सिडकुल में मेरे 500 से अधिक कारखाने रनिंग कंडीशन में, मैं नहीं जाता। क्यों? ये छोटा शहर है। 1 मिनट में, 2 मिनट में बदनाम कर देंगे आपको कि राजकुमार ठुकराल तो वसूली में लग गए। एक उदाहरण नहीं है, मैं तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अपने विरोधियों को भी कह रहा हूं, एक उदाहरण तो लाओ, कोई मेरे माथे पे कलंक का टीका लगाओ। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। काम करता हूँ, रोज सड़कों का उद्घाटन करता हूँ, रोज राशन का वितरण करता हूँ, जितना मुझसे बन पड़ता है, मेरी ताकत है मैं करता हूँ। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा। मुझे लोक सेवक बनाया आप लोगों ने। मैं आज विधायक हूं तो जनता की वजह से हूं। आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। ये मेरा परम कर्तव्य है, सड़कों का निर्माण करना। जो मैं सड़कें लाया हूं, आए दिन उसका बखान में करता ही हूं। समाचार पत्रों में उद्घाटन के टाइम में फोटो छपती है। ये मेरी उपलब्धियां, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। जब आप कहोगे तो अभी इलेक्शन में भी उसका प्रोफार्मा छप के सबके हाथों में आएगा। मेरा ये निवेदन है। विधायक जी, आप 10वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, मेयर अभी 5वें साल में जाने वाले हैं, मतलब अभी टाइम है। उसके बावजूद विकास के मामले में मेयर काफ़ी आगे निकल गए, लोगों का ये कहना है। देखिए, एक MLA जिसका फंड मात्र 2.5 करोड़ रुपए, और मेरे मेयर साहब का फंड 40 करोड़ रुपए। एक वर्ष में 40 करोड़ मेयर का जो सिर्फ नगर में खर्च होना है। मेरे 2.5 करोड़ से मुझे नगर को भी संतुष्ट करना है, गांव को भी संतुष्ट करना है। मेरा पद संवैधानिक है, मेरा पद बड़ा है, मेरा पद नीति निर्धारक है, लेकिन मेरा फंड कम है। मेरा छोटा भाई है ना मेयर,
उसका फंड ज़्यादा है, मुझे उसी में खुशी है। वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, दोनों काम कर रहे हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। जो जो सड़कें मेरे मेयर साहब ने बनाई हैं, तो मेयर साहब रामपाल जी तो कमल के फूल के लिए वोट मांगेंगे, अर्थात मेरे लिए वोट मांगेंगे। वो और हम मिलके काम कर रहे हैं, उनके काम उनकी गाथा को बता रहे हैं। मुझे यही है कि मेरा वो छोटा भाई है, डिग्री कॉलेज में मेरा जूनियर था, वो आज काम कर रहा है, उसके काम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और उनके कामों का निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में लाभ अवश्य मिलेगा। विधायक जी, सरकार आपकी और उसके बावजूद नजुल भूमि का मामला नहीं निपट पा रहा। लोग नजुल भूमि मामले को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस में। हमारे अभी जिलाध्यक्ष भी आए थे, उन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर गंभीर हैं। आप भी कई बार लगातार पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके साथ भी मिलते रहे, इन मुख्यमंत्री के साथ भी आप मिलते रहे। क्या नजुल भूमि का फ़ायदा लोगों को मिल पाएगा? इसको लेकर बड़ा असमंजस है और आपने ये भी ऐलान किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या कहना चाहेंगे? जब से मैं MLA बना हूँ, आप सूचना पाने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। हर विधानसभा सत्र में मैं चिल्ला कर नजूल भूमि पे बैठे हुए लोगों को मालिकाना हक देने की बात कर रहा हूँ। और अभी मुख्यमंत्री कल आए थे, कल भी मैंने उनको ज्ञापन दिया। जब जब मिलता हूँ तब तब माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देता हूँ। सरकार की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। कल कलेक्ट्रेट से राधा स्वामी सत्संग घर तक हम तीनों एक गाड़ी में थे, मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज जी। मैंने उनसे निवेदन किया तो सतपाल महाराज जी ने कहा बिल्कुल पाइपलाइन में अंतिम चरण में नजूल पर इसका निस्तारण चुनाव से पूर्व होगा। चुनाव से पूर्व रुद्रपुर की जो मलिन बस्तियों की जनता है, उनके चेहरे पे मुस्कान आएगी। आज तक किसी भी विधायक ने चिंता नहीं की। आज तक किसी विधायक ने विधानसभा में एक लाइन नहीं बोली कि नजूल पर मालिकाना हक मिलना चाहिए। वो गरीब जो देश की आज़ादी के बाद से रामपुरा, जगतपुरा, बधईपुरा, दूधिया नगर, पहाड़गंज, शिवनगर, अनेक बस्तियों में, रविंद्र नगर, आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी, गांधी कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी, समस्त 18 कॉलोनियों के अंदर जो बेचारे बिना मालिकाना हक के रह रहे हैं, उनकी आवाज़ आज तक किसी ने उठाई मेरे अलावा। हर विधानसभा सत्र में उठाता हूँ और ये आवाज़ निश्चित रूप से बुलंद होगी। इसकी जो परिणति है वो गरीबों को पट्टा मालिकाना हक अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है। विधायक जी, अगर नहीं होता, आपका वादा है, कई जगह आपने कहा है कि चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर नजूल भूमि का मामला नहीं निपटता है, तो क्या वाकई आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? चुनाव मालिकाना हक भी दिलाऊंगा, नजूल भूमि का निस्तारण भी कराऊंगा और चुनाव भी अवश्य लड़ूंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मेरा आग्रह है। जब काम करूंगा काम, तो काम के बदले मुझे मजदूरी मिलेगी। काम किया है, सब जानते हैं राजकुमार भ्रष्ट नहीं है, ईमानदार है। इस पूरे महानगर में किसी प्रकार का कोई आपत्ति, ऐसा काम, व्यभिचार, अधर्म वाला काम आज तक राजकुमार ठुकराल ने नहीं किया है। काम भी करूंगा और काम के बदले मेहनताना भी मांगूंगा अपनी जनता से, जिसकी जनता के चरणों में हमेशा मैं वंदन करता हूँ, झुक के रहता हूँ। वो जनता हमेशा मुझ पर दया दिखाती है और इस बार भी दिखाएगी। विधायक जी, कहीं ना कहीं रास्ते आपके क्लियर हो चुके हैं। जो यहाँ के आपके प्रतिद्वंदी थे पूर्व मंत्री, वो किच्छा की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में आपके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, किस रूप में आप चुनाव को लेंगे? देखिए, मैं कभी घमंड में नहीं आता हूँ। तिलक राज बेहड़ जी 2012 में मेरे सामने चुनाव लड़े थे। उस समय वो 4000 वोट से, 3976 वोट से वो पराजित हुए थे, लगभग 4000 वोट से। और दूसरी बार जनता ने इतना वोट दे दिया कि उत्तराखंड की धरती पर आज तक किसी को इतना वोट नहीं मिला। 69,000 वोट मुझे पड़ा और 25,000 से अधिक वोटों से श्री तिलक राज बेहड़ जी को यहाँ की जनता ने पराजित किया। बेहड़ जी अपने आप में दमखम वाले व्यक्ति थे और मैं तो उनका बुरा कभी नहीं कहा। मैं देखिए, चुनाव जीतने के बाद भी मैंने आज तक नहीं कहा। उनका एक्सीडेंट हुआ, मैं उनको देखने, मैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कप्तान, हम तीनों लोग फुटेला हॉस्पिटल में गए। अभी कोरोना में उनकी तबीयत खराब हुई, मैंने दूरभाष से उनसे बातचीत की। मैंने कहा जी बताइए, हमारे लायक कोई सेवा है तो। ये तो हम बड़ा दिल करते हैं ना। अब मेरे पापा की डेथ हुई, मेरे पापा की डेथ पे वो नहीं आए, मेरे पापा की 13वीं में वो नहीं आए। मैं चाहता हूँ ताली दोनों हाथ से बजे। आपका राजनीतिक दल कांग्रेस है, मेरा भारतीय जनता पार्टी है। मैं नहीं समझता कोई कांग्रेस भी कमजोर है। मैं तो अपने सामने वाले को अपने से ज़्यादा ताकतवर समझता हूँ और उसी प्रचंड वेग से मैं मेहनत करता हूँ। मैं मेहनत करूँगा, जो भी सामने प्रत्याशी आएगा, मैंने सबकी फाइलें बना ली हैं और मुझे तो क्या क्या बोलना है वो मेरे मन में आज भी तैयार है। विधायक जी के बोलने को लेकर तो कभी टिक्का टिप्पणी कर ही नहीं सकता। जो आपका बोलने का अंदाज है, कहीं ना कहीं जनता भी उसको पसंद करती है। विधायक जी, सबसे बड़ी बात है कि दबंग विधायक, और दबंग विधायक पर फायरिंग हो जाती है, मतलब जनता सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था ठप है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 8
तारीख को शायद 8 मई को मैं अपने घर अलायंस में जा रहा था। तो एक भोला छाबड़ा जी पूर्व प्रधान, पूर्व बीडीसी सदस्य, उनके साथ एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था। तो मैंने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और मैं अकेला गाड़ी में था। सिक्योरिटी गार्ड में अलायंस की गेट से वापस भेज देता हूँ, क्योंकि अलायंस में बिल्कुल सुरक्षित माहौल है। तो जब उनको मैंने सिक्योरिटी गार्ड को भेज दिया, तो जो व्यक्ति कार के शीशे तोड़ रहा था, बम्पर हाथ से उखेड़ रहा था, तरन सिंह कह लो, मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बेटा सुबह में बैठ के आपका निपटा दूंगा, मैं इनको भी जानता हूँ। उसने अपने पापा का नाम बताया, उसके पापा जी मुझसे की, तो मैंने भी उनसे एक धक्का दिया और उन्होंने जो है एक छोटा सा पिस्टल, संभवतः वो विदेशी होगा, उससे मुझ पर गोली चला दी। लेकिन मैंने अपने गुरु का नामदान लिया है, मैं राधा स्वामी हूँ, एक सुरक्षा कवच मेरे पास है, उस नामदान की बख्शिश जो मुझे हुई है, और मैं बजरंग बली का उपासक हूँ। मुझे उस ऐतिहासिक ताकत के दम पर वो फायर मिस हो गया और दूसरी गोली उसी पिस्टल से चल गई। तो देखिए, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वो सरकमस्टांसेस ऐसी हो गई, उसने स्मैक का नशा कर रखा था और किसी को बचाने के लिए, अब मान लो भरत शाह जी आप कहीं पर हैं, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, आप भी दिल्ली जा रहे हैं, आपकी गाड़ी के कहीं एक्सीडेंट हो जाए मुरादाबाद में, हापुड़ में या रामपुर में, और आपसे वहाँ लोग बदतमीजी करें और मैं निकल रहा हूँ, तो मैं कायर होऊंगा जो चुपचाप निकल जाऊँगा। मैं जान पहचान का नहीं भी होगा तब भी गाड़ी रोककर उस बच्चे को बचाऊंगा, उस परिवार को बचाऊंगा जो असहाय अवस्था में, जिसको लोगों ने घेर लिया है। जितना मुझ में दम है, मैं सज्जन लोगों की रक्षा करने का प्रयास करूंगा। ये वही काम मैंने उस दिन किया है। वो जाने अनजाने हो गया, मुलजिम को पुलिस ने पकड़ के जेल भेज दिया है। मेरी पुलिस से भी अब कोई नाराजगी नहीं है, हम सब लोग मिलकर काम करें ना। जब मेरी आनी है, मुझे कितना मरवाने का प्रयास किया, इलाके के सारे बदमाश मुझे मारने में नाकाम हो गए। पंजाब से शूटर आए, पूर्वांचल से शूटर आए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शूटर आए, रामपुर का शूटर आया, मुझे नहीं मार पाया। जिसको चाहा उसको मरवा दिया गया, मैं बच गया ना। ये परमात्मा की इच्छा है, ईश्वर चाहेगा, जब तक मेरी सांसें हैं मुझे कोई मार नहीं सकता, और जब आएगी तो कोई रोक नहीं सकता। जब तक जिंदा हूं स्वाभिमान से जीऊंगा। जब भगवान ने बुलाना है तो दुनिया जा रही है, मैं भी एक दिन परमात्मा के चरणों में लीन हो जाऊंगा। विधायक जी, अंतिम सवाल, कई बार आपकी जवान फिसल जाती है या फिर आप मीडिया में चर्चा में आने के लिए, लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की जवान का प्रयोग करते हैं, या ऐसा हो जाता है या आपके विरोधी करते हैं? क्योंकि लगातार आप मामलों को सारे देख लीजिए कि लगातार आप चर्चाओं में रहते हैं, मीडिया में लगातार आपकी चर्चा होती है, क्या कहना चाहेंगे? मेरी जवान कभी फिसलती नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, PG हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन ये है कि मैं पढ़ा लिखा होने के नाते मेरी जबान कभी फिसलती नहीं है। मैं जो कुछ कहता हूँ नपातुला कहता हूँ। जिसके खिलाफ बोलना है तो मुझे फिर डट के बोलना है। मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, मैं कायरों की तरह, चोरों की तरह वार नहीं करता हूँ, मैं सामने से वार करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति आदतन नहीं सुधरता, ईर्ष्या पे ईर्ष्या कर रहा है, एक गलती, दो गलती, तीन गलती, तो फिर मुझे उसका मुकाबला करना पड़ता है। मुकाबले में मैं जो कुछ बोलता हूँ नपातुला बोलता हूँ। आज तक मेरी जबान कभी फिसली नहीं है। कोई मुझे दबंग कहे, कोई मुझे कंट्रोवर्शियल कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस जनता के चरणों में रहकर मैं राजनीति कर रहा हूँ, उनके पैरों में रहकर मैं पाँव छू के वोट मांगता हूँ, कोई गोली तमंचे के दम पर नहीं। वो जनता जिसने मुझे बनाया वो जानती है कि राजकुमार सज्जन है, ईमानदार है। उस जनता की नज़रों में मेरी रेपुटेशन है। ये नेता मेरा क्या कर लेंगे, ये बदमाश मेरा क्या कर लेंगे, इनका तो मुकाबला करूंगा, दलालों का भी, और जितने व्यभिचारी, अधर्मी, पापी, उन सब का मुकाबला करूंगा। ये थे हमारे साथ विधायक राजकुमार ठुकराल, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि नजूल भूमि के मामले को पूरे तरीके से निपटाएंगे और वो फिर चुनाव के मैदान पर जनता के सामने होंगे और वो अपना मेहनताना जनता से मांगेंगे। और साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जवान फिसलती नहीं है, वो नपा तुला जनता के सामने बोलते हैं और साफ तौर से वो पढ़े लिखे हैं और ऐसी कोई बात नहीं बोलते जिससे किसी का दिल टूटे। अपने सहयोगी रजत के साथ भरत शाह, बसनुरा दीप, रुद्रपुर।